नमस्कार, ये है 5 की बात। मैं हूं नगमा। विपक्ष की 26 बड़ी पार्टियों के नेता बेंगलुरु में जमा हैं और बैठक शाम के बस 6 बजे कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाली है, जिसमें 26 दल शामिल हो रहे हैं। मीटिंग कांग्रेस ने बुलाई है और संसद के मानसून सत्र से पहले संसद के मानसून सत्र की भी रणनीति और साथ साथ 2024 के चुनाव की रणनीति के लिए ये बैठक है और एकजुटता का प्लान बन रहा है। We will decide in this meeting what the course of action in future. Certainly parliament session is also starting on 20th onwards. We will chalk out the parliament strategy also. Certainly we are very sure that this is going to be a game changer of Indian political scenario. तो महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ हुई है उस पर भी विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाने में जुटी है, इसलिए साथ आना जरूरी है। बैठक से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि यह बैठक भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि जो पहले कहते थे कि अकेले विपक्ष को हरा देंगे, वो अब एनडीए की बैठक बुला रहे हैं। They want to silence the opposition voice. They are misusing entire agencies like Enforcement Directorate, CBI, to suppress the voice of the opposition. The disqualification of Rahul Gandhi from the parliament is one of the biggest examples for that. The incident happening in Maharashtra also, one of the examples that. They want to destabilize the democratically elected government by misusing these agencies. And you all know, Manipur is burning last 75 days. And the shocking one is the total silence of the Prime Minister. Last 75 days, the country is waiting for a response from the Prime Minister. He has not even uttered a single word on Manipur issues. At least a peace call to the people of Manipur is not coming from the mouth of the Prime Minister. विपक्षी एकता की जो ये बैठक है, इसमें सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं और इससे क्या असर पड़ेगा ये भी देखना होगा। बिहार में विपक्षी एकता की जो बैठक हुई थी, वो कोशिश इससे कैसे अलग है। इससे पहले पटना में हुई विपक्ष की बैठक में 15 दल शामिल हुए थे, अभी 26 आ रहे हैं। उसमें कई मतभेद सामने आए थे। इसमें मतभेद को दूर करने की कोशिश होगी और सोनिया गांधी की मौजूदगी इसे और आसान बनाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं, आपको इस ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी तो यहां पे मौजूद हैं ही, इसके अलावा और जो लोग शामिल हो रहे हैं, ममता बनर्जी हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की, अरविंद केजरीवाल इसमें मौजूद हैं, एमके स्टालिन सीएम तमिलनाडु, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बिहार, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर झारखंड, ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। और कुछ लोग वो भी हैं, ये कुछ नाम जिनके ऊपर ध्यान जा रहा है क्योंकि उन्होंने बैठक से दूरी बनाई है, जिसमें हैं के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, चंद्रबाबू नायडू जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, और नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर उड़ीसा। तो इसमें ये लोग मौजूद नहीं हैं विपक्षी एकता की इस बैठक में। और इसके अलावा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के अध्यादेश के मुद्दे पर अब समर्थन की बात मान ली है, तो आपके साथ हाथ है। तो अब आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो रही है, जिसने ये शर्त रखी थी। इस पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। अगर आप ध्यान देंगी तो पिछली मीटिंग में इतना बेइज्जत करके अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था पटना से, उसके बाद कोई भी अगर व्यक्ति जो सही सलामत होता ना, तो दोबारा इस तरह की अपनी बेइज्जती कराने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन मरता क्या न करता। अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार से उनको जेल का दरवाजा दिख रहा है और ऐसे में वो भ्रष्टाचारियों का सहयोग मांग रहे हैं। हमें और दिल्ली वालों को बड़ी खुशी है कि जो कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ करप्शन के खिलाफ लड़ता था, आज वो करप्शन बचाने के लिए लड़ रहा है। तो एक मंच है, 26 पार्टियां हैं, कई एजेंडे हैं, कई सारे मतभेद भी हैं। बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए एक महागठजोड़ है।
इससे क्या हासिल होगा? क्या इससे बीजेपी भी सतर्क हो गई है और क्या इसी के लिए एनडीए की एक महाबैठक बुलाई जा रही है? इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ कई मेहमान हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, मिला दें आपको, सारिका पासवान है, नेता आरजेडी, अतुल लोंडे पाटिल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और अभिनंदिता माथुर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। एक बार फिर से ये उम्मीद है अब अतुल लोंडे पाटिल के एकजुटता जो है वो बन पाएगी आखिरकार। जो बिहार में बैठक हुई थी उसमें ये दिखा नहीं था, धक्का पहुंचा था और इसलिए शक है लोगों को, लेकिन वो बिहार की बैठक से ये बैठक कैसे अलग होगी? कि ये बैठक बिहार में जहां चर्चा रुकी थी उस चर्चा को आगे लेकर जाएगी और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में भी आप देखोगे और धरातल पर भी आप देखोगे कि हम सब एक साथ हैं। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आज देश का लोकतंत्र और देश का संविधान दोनों खतरे में है। देश के प्रधानमंत्री को देश के एक राज्य 75 दिन से जल रहा है, दुनिया उस पर छीतू कर रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को वहां उसकी सुध लेने की जरूरत महसूस नहीं होती है। इसलिए पता चलता है हमारा राजा जो है अपने में मस्त है, प्रजा के साथ क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें जो समस्याएं हैं और जो मतभेद हैं, क्या वो मतभेद उम्मीद है कि मिट जाते हैं? इसमें सोनिया गांधी भी शामिल हो रही हैं और लोगों को बहुत उम्मीद है कि शायद उनकी मौजूदगी से जो मतभेद हैं वो बदलें। सारिका पासवान हमारे साथ, नेता आरजेडी। हालांकि बिहार में भी कई तरह की समस्याएं दिख रही हैं, खास करके आरजेडी के बड़े नेताओं पे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वहां हमने देखा कि किस तरह का मोर्चा खोला है विपक्ष ने, और कई मुश्किलें हैं विपक्ष के खेमे में। इधर एनसीपी की टूट भी अपनी जगह पे है, आरजेडी जेडीयू की जो मुश्किलें बिहार में हैं, इन सब को देखते हुए इस विपक्षी एकता से आपको क्या उम्मीद है इस बैठक से? सारिका पासवान जी, नगमा जी, आज तमाम विपक्षी दलें जो हैं वो एक एजेंडे पे एकजुट हुई हैं, यूनाइट हुई हैं, और वो एजेंडा जो है देश की आम जनता से, आम जन से जुड़े हुए मामले हैं, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है, संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, देश से जुड़ा हुआ मामला है। हमने देखा किस तरीके से जो बिहार में पहली बैठक हुई थी वो बहुत सफल हुई। हालांकि हमारे विपक्षी कयास लगा रहे थे उस पहली बैठक में वो जहां बात रुकी थी वहां से बात शुरू होगी। अतुल लोंडे पाटिल ने भी कहा वो जहां बात रुकी थी वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो शर्त थी कि अध्यादेश को समर्थन करें, नहीं तो हम शामिल नहीं होंगे। अब कांग्रेस ने वो बात मानी है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम साथ आते हैं। लेकिन बहुत कामयाब हुई थी ये बैठक, ये आप कहेंगे अभिनंदिता माथुर? क्योंकि वहां से आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो बाहर आ गए थे और विपक्षी एकता पे सवाल उठ रहे थे। नमस्कार। देखिए, इसको एक हेडलाइन के तौर पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह से पार्टी साथ आ रही है वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि पार्टीज नहीं, देश के लोग साथ आ रहे हैं। जो देश की जनता है वो आ रही है। ये शर्त की बात नहीं है, वो एक मुद्दा है जो हमारे लिए असेंशियल है, क्योंकि हमें लगता है कि वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो अटैक हुआ है वो इसको पर्सोनिफाई करता है। वो एक बहुत सीरियस मुद्दा है और उस पे कांग्रेस ने भी अपनी सपोर्ट दी है, बाकी पार्टियों ने ऑलरेडी अपनी सपोर्ट दे दी थी, और इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। देखिए, जो हेडलाइन है वो ये है कि आज हमारे पास नौकरियां नहीं है, जो हेडलाइन है वो ये है कि टमाटर का दाम क्या हो रहा है, हेडलाइन ये है कि लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। और यहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से जल रहा है, अभिनंदिता, यहाँ पर दिल्ली राजधानी में जिस तरह से बाढ़ से लोग जूझे और जो राहत शिविर लगे हैं और सवाल उठे हैं, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सवाल हैं। क्या वो भी एक मुद्दा होगा? और यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहे हैं, आपने सुना बीजेपी को सवाल पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं, यहाँ पे अभी भी बाढ़ से हालात जो हैं वो गंभीर हैं। लेकिन लौटूंगी आपके पास इस जवाब के लिए। मनोरंजन भारती जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं वहां पर बेंगलुरु में। विपक्ष की इस बैठक में अब शुरुआत होने ही वाली है। मनोरंजन, तो आपके पास जाना चाहेंगे किस तरह की तैयारी, कौन लोग पहुंचे, जो लोग वहां पे नहीं पहुंचे वो भी एक बड़ी खबर है, तो वहां से क्या खबर? मनोरंजन, देखिए, करीब करीब सभी नेता आ गए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अभी जो है सीपीआई के नेता डी राजा साहब यहाँ पर आए। ये जो वेन्यू है यहाँ पर ही बैठक होनी है। शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले जो हैं वो आएंगे। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नेताओं की जो है ठीक जहाँ पे मीटिंग होनी है उसके बाहर जो है ये नेताओं के बड़े फोटोज जो हैं वो करीब 28 नेताओं के फोटो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये सब लोग इस बैठक में होंगे
आज जो है डिनर मीटिंग है जिसमें सोनिया गांधी भी होंगी। सोनिया गांधी के होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी गठबंधन होगा तो सबसे बड़ा दल होने के नाते एक जो प्रतिनिधित्व करने की जो एक दावेदारी होती है वो कांग्रेस की होगी। सोनिया गांधी के नाम पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। जो लोग राहुल के नाम पर शायद आपत्ति कर सकते थे वो भी सोनिया गांधी के नाम पर हाँ करेंगे। तो एक तो ये हो गई। और एजेंडे पे क्या क्या बातें हैं? कांग्रेस का कहना है जी, एजेंडे पे क्या क्या बातें, इसमें क्या क्या तय होना है? देखिए तीन वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे। एक वर्किंग ग्रुप जो है वो मुद्दों की बात करेगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करेगा। एक वर्किंग ग्रुप जो है वो सभी नेताओं की रैलियां कैसे आयोजित की जाए नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करके, कि जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वहाँ पे किस ढंग से डिवीजन किया जाए। और एक तीसरा महत्वपूर्ण ग्रुप होगा कि राज्यों में जहाँ पे क्षेत्रीय दल हैं वहाँ पे बंटवारा कैसे होगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल में सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे, चाहे पंजाब में कैसे करेंगे जहाँ पर कि अकाली दल को जो है विधानसभा में 42% वोट है और जबकि 13 में से 8 सांसद कांग्रेस के हैं, तो वहाँ पे कैसे करेंगे, इसको लेकर के जो है माथापच्ची की जाएगी। और इस पे कुछ भी क्लैरिटी जो है कल शाम को ही आपको मिल पाएगी और एक कॉमन एजेंडा तय होगा। और दूसरे आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी की मौजूदगी से जो कांग्रेस की दावेदारी है वो मजबूत होती है, एक बड़े अम्ब्रेला के तौर पे जिसके अंतर्गत सब जुटेंगे, कांग्रेस की दावेदारी मजबूत होती है इस पे। जी हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस की दावेदारी मजबूत होती है। पटना की मीटिंग में वो नहीं थी तो लग रहा था कि वो नीतीश कुमार और आरजेडी का शो है। हाँ, जरूर नीतीश कुमार के नाम की चर्चा है एज ए संयोजक या कन्वेनर के रूप में, लेकिन यदि कोई मोर्चा बनाएंगे तो उसका आपको अध्यक्ष भी बनाना होगा, एक नाम भी देना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि कल तक इस पे कुछ क्लैरिटी हो जाए। जी, और आप कह रहे हैं कि इसमें शायद कांग्रेस फिर एक बार आगे लीड लेगी और चूंकि वहां सोनिया गांधी है। धन्यवाद आपका मनोरंजन भारती, आपसे लगातार अपडेट्स लेंगे। जल्दी ये बैठक शुरू होने वाली है। वापस लौटते हैं स्टूडियो गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं। सारिका पासवान, ये एक बात अब सामने आ रही है कि सोनिया गांधी वहां पर हैं और उनके होने से कांग्रेस, वो पूरे महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, कांग्रेस की दावेदारी मजबूत होती है। इस पर ज्यादातर पार्टीज जो विपक्ष की हैं वो उन मतभेद नहीं है, इस पे सब मानेंगे इस बात को। बिल्कुल नगमा जी, देखिए बिहार में जब पहली बैठक हुई थी तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जब वो हो रही थी तो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अगवानी में वो बैठक सारा संपन्न हुआ। और अभी ये जो बैठक है वो बेंगलुरु में हो रही है, तो वहां पे तमाम जो 26-27 दलों का वहां पे सम्मिलित होने की अभी है संभावना। और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में ये दलों की संख्या और बढ़ेंगी और उम्मीद है कि भविष्य में और बढ़ेंगी। निश्चित रूप से अगर ये तमाम दलें एक जगह अंडर वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला, जो आप भी बात कर रही थी, वहां जमा तो ऑलरेडी हम हैं और हमारे एजेंडे जो है वो देश से जुड़े एजेंडे में हम बार-बार कह रहे हैं। जी, आपकी आवाज में थोड़ी समस्या हो रही है। आपने कहा एक कॉमन एजेंडा है, सब एक साथ जुटे हैं। अभिनंदिता, कॉमन एजेंडा है, एक कॉमन ये भी है कि अगर एक गठबंधन है तो उसका एक नेता चुनना है, इसके ऊपर अब कोई मतभेद नहीं होगा, ये भी कोशिश होगी यहाँ पर। क्या उम्मीद इस बैठक से, और क्या कांग्रेस एक मुख्य पार्टी के रूप में मानने के लिए तमाम दल आप तैयार हैं? अभिनंदिता, आज और जी, ये जो मोडालिटीज हैं ये आज और कल में सॉर्ट आउट होंगी, तो उससे पहले इस बारे में कुछ टिप्पणी देना शायद गलत होगा, क्योंकि आई थिंक सारी ही पार्टीज जो हैं वो एक ओपन माइंड के साथ में आ रही है, बिकॉज एक प्रायोरिटी जो है जी एक प्रायोरिटी जो है वो उभर के आई है यहाँ पे। तो प्रायोरिटी देश बचाने की अगर है तो उस पर ज्यादा गंभीरता है सभी पार्टीज की। तो मेरे ख्याल है जिस तरह से आपने बोला है कि ये सीटों का, चाहे वो सीटों का आकलन हो, चाहे वो और किसी प्रकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आई थिंक वो सारी चीजें 2-3 दिन में मटीरियलाइज होंगी, शायद और भी कुछ मीटिंग्स होंगी। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि जितनी भी पार्टीज आज यहाँ साथ में आई हैं, मेरा ख्याल से वो सारा कमिटमेंट और सीरियसनेस जो है वो किसी तरह देश को बीजेपी से छुटकारा मिलवाने के लिए कर रही हैं। बीजेपी से छुटकारा दिलाने की बात करती है, उसके लिए क्या सिर्फ अतुल पाटिल, क्या सिर्फ ये है कि बीजेपी से छुटकारा देना, या आपके पास कुछ इस तरह की बातें भी सामने आएंगी कि क्या ऑफर कर रहे हैं आप लोग, आपके पास क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इस तरह की चीजें हैं, क्या अलग होगा, ये भी तो
इस तरह की बातों पे भी चर्चा होनी है। क्या है, हम तो ऑफर कर रहे हैं एक अच्छा मजबूत लोकतंत्र, हम ऑफर कर रहे हैं एक पक्का मजबूत संविधान, हम ऑफर कर रहे हैं कि मणिपुर जैसा अगर इंसिडेंस होता है तो हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मंत्रिमंडल उसे सॉर्ट आउट, वहां जमीन पर जाकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी देखिए ये गठबंधन का सफलता जो है वो तो सामने दिखाई दे रही है। जो एक अकेला सब पे भारी था, पार्लियामेंट में ऐसा कहा था, वो लोगों को लड्डू खिला रहा है। राजभर जी को वो जो कहा था कि अगर कोई भगवान भी आकर मुझे कहे तो मैं जाऊंगा नहीं, उनके पास जाके लड्डू लेके जा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के 2 दल ऐसे हैं, जन स्वराज पार्टी और प्रहार, इनके पास एक विधायक भी नहीं है, प्रहार के पास 2 विधायक है, उन्हें भी एनडीए के बैठक में बुलाया जा रहा ताकि अपनी संख्या बड़ी दिखाने की कोशिश। तो जिसने पिछले 10 साल में गठबंधन को तोड़ दिया, जिसने प्रादेशिक दलों को खत्म करने की कोशिश की, वो लड्डू लेकर सारे प्रादेशिक दलों के पास जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष की जो एकता बैठक हो रही है, ये उसी के डर से यहाँ महागठबंधन, ये एनडीए की बैठक होने वाली है। जनता तो कह रही है मोदी गयो, मोदी जी तो गयो, ऐसा जनता कह रही है, इसीलिए सबको लड्डू खिलाने की कोशिश हो रही है। नहीं तो जो इंसान खुद एक तानाशाह है, जो पार्टी को ऐसा लगता था कि एक अकेला सब पे भारी, फिर जिनके पास एक विधायक नहीं है, जिन्हें करीब करीब बेइज्जत करके भगा दिया था गठबंधन से, जो निकल गए थे, उनको लड्डू खिलाने की कोशिश क्यों रही। सवाल आज ये है। तो सवाल यह है कि जिस तरह का तानाशाही 9 साल में इस देश ने देखी है, जिस तरह का एक मैं आई एम द लॉ, आई एम द किंग, इस तरह का देखा है, सुनिए ना। और जो गठबंधन ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इससे छूटकर एक पॉलिटिकल गठबंधन की तरफ अगर मोदी जी आए तो पहली जीत तो गठबंधन की यही है जी। पर इस पे बीजेपी हमेशा ये सवाल, ये टिप्पणी करती रही है कि ये भी जो गठबंधन है वो ईडी सीबीआई के डर से, शायद आप कह रहे हैं कि लोग अब साथ आ जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, या एजेंडा क्या है। पर हमारे ये भी देखना होगा कि ये तमाम चुनौतियां अभी भी बची हुई हैं। क्या ये जो विपक्ष की बैठक हो रही है उसमें एक एकजुटता रह पाएगी और सभी साथ होंगे बिना मतभेद के। चोर चोर कहकर जनता भगा रही है और ऐसा कई जगह हो रहा है। इतना ही समय है हमारे पास, कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। अगले 2 दिन में कई तरह की ग्रुप्स जो है वो काम करेंगे और कॉमन प्रोग्राम क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, विधानसभा चुनाव की में रूपरेखा क्या रहेगी, लोकसभा चुनाव में क्या, ये तमाम बातों पर जो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी। कैसा होगा ये गठबंधन। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। धन्यवाद आप तमाम लोगों का। 5 की बात में एक ब्रेक के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी उतरा तो, लेकिन अब नई चुनौतियां सामने हैं। दिल्ली में अब यमुना का स्तर कुछ कम जरूर हुआ है। इन खबरों के बीच अभी भी कुछ जगहों पर मुश्किलें कम नहीं हुई, बल्कि नई तरह की मुश्किल भी सामने आ रही है और पानी तो जमा हुआ है ही। यमुना बाजार, राजघाट, आईटीओ, लाल किले के आसपास अब भी पानी भरा हुआ है। प्रभावित परिवारों ने यमुना के ऊपर अलग अलग जगह बने पुल पर शरण ली है। सैकड़ों परिवार कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन इन्हें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे दिल्ली सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10-10 हज़ार रुपए की मदद का ऐलान किया है। जिनके दस्तावेज पानी में खराब हो गए उनके लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। लेकिन दिल्ली में एक नई तरह की भी परेशानी है। जहां जहां से पानी अब कम हुआ है वहां पर मुश्किल क्या है आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि दिल्ली की कई सड़कें जो हैं वो बंद हैं, कई इलाकों में जलजमाव से लोग बेहाल हैं और अब बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ा है। कई जगहों से पानी छोड़ने से फिर पानी बढ़ा है और एक हफ्ते में डेंगू के मामले बढ़ गए हैं। पिछले हफ्ते डेंगू के 19 केस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में मलेरिया के 8 केस आए हैं। मच्छरों की तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अगर पानी जमा रहेगा तो ये बीमारियां तो होंगी ही। तो हमारे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जो महामारी विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद आपका। आपसे समझेंगे डॉक्टर लहरिया के क्या समस्याएं अमूमन बाढ़ के बाद आती हैं, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर लोग जब बाढ़ की बात करते हैं तो वो सोशल प्रॉब्लम्स और अन्य बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन हेल्थ को भूल जाते हैं। मेरी राय में कोई भी फ्लड या बाढ़ होती है वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी होती है। उसमें कुछ इमीडिएट हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि उसके चलते, बाढ़ के चलते जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है वो डिसरप्ट हो जाती है।
भले ही पानी आता रहे लेकिन उसमें कंटेमिनेशन की संभावना होती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो है दस्त लगना या हैजा की बीमारी, कॉलेरा या डायरिया की बीमारी, जो आम लोग जानते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक दिक्कत नहीं होती है, उसके अलावा चूंकि बाढ़ में लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं और एक क्राउडेड स्पेस में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसमें रेस्पिरेटरी इलनेस की संभावना भी बढ़ जाती है। खासतौर से जब बच्चों का टीकाकरण रुक जाता है तो मीजल अर्थात खसरे की बीमारी बढ़ जाती है। फिर तीसरी जो हेल्थ कंडीशन होती है वो होती है स्किन डिसऑर्डर्स, क्योंकि बाढ़ के चलते पानी की समस्या हो जाती है, पीने का पानी और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए पानी। तो उसमें स्किन कंडीशंस भी हो सकती हैं जिसमें इसके बीज और अन्य बीमारियां होने लगती हैं। एक और बात याद रखने की है कि बाढ़ के चलते जब रूटीन हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो काफी डिसरप्ट हो जाती हैं, अर्थात जिसको ट्यूबरक्लोसिस का इलाज चल रहा है या डायबिटीज का इलाज चल रहा है या जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको डिलीवरी के लिए जाना है, तो उस सबको इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज भी डिसरप्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटी है वो भी पानी में डूब गए हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा चुनौती है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ये समस्याएं हम भूल जाते हैं। जैसे ही बाढ़ में पानी उतरने लगता है हम सोचते हैं कि अब वो समस्याएं नहीं है, जबकि दरअसल ये जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू होते हैं बाढ़ आने के दिन से शुरू होते हैं और 15 दिन से लेके 20 दिन और महीनों तक चलते हैं। और एक बात और याद रखने की, जैसे आपके रिपोर्ट में जिक्र हुआ था, डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। जो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं और जो मरीजों को देखते हैं, मैं बात करता था काफी सारे मेरे डॉक्टर फ्रेंड से, वो कहते थे कि बाढ़ आने के पहले से ही दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के केसेस का एक स्पाइक नजर आ रहा था। और चूंकि अब बरसात हो गई है, बाढ़ आ चुकी है, तो इसकी संभावना और बढ़ गई है और इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने 5 बातें की। एक तो डायरिया पानी वाटरबॉर्न इलनेस से, दूसरा रेस्पिरेटरी इलनेस से, तीसरा बात की स्किन डिसऑर्डर्स की, चौथी बात की एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज की और पांचवी डेंगू और मलेरिया। तो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आ सकती है। बिल्कुल। तो वाटरबॉर्न डिजीजेज हैं, रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, आपने हैजा की, दस्त की बात की, आपने डेंगू मलेरिया, क्योंकि मच्छर ज्यादा पनपते हैं ऐसे में और इनका खतरा भी है। तो अब रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी हैं, स्किन डिसऑर्डर्स भी हैं, त्वचा में भी समस्या तकलीफ हो सकती है। एक और सवाल, सरकार के सामने क्या चुनौती है ये, या और उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए फौरन? जहां जहां पानी घटता है वहां पर क्या प्रिकॉशंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या वहां पे कैंप्स लगा के क्या होता है फिर? तो सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि इमीडिएट प्रॉब्लम जो होती है बाढ़ में डिस्प्लेस होने के बाद, या वो है वाटर सप्लाई का इश्यू। क्योंकि पानी तो बहुत है लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर कम होता है और ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन होने की संभावना है। तो सबसे पहला कदम है कि जो भी बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में, और जो नहीं प्रभावित है, क्योंकि वाटर सप्लाई एक कॉमन होती है, उनमें भी इसका असर हो सकता है। तो लोगों को अवेयर किया जाए कि कोई भी अगर पानी कंटेमिनेटेड लग रहा है या उसमें स्मेल आ रही है, कोई भी संभावना है, तो उसको पानी का स्पेशल ख्याल रखिए। व्यक्तिगत तौर पर खासतौर से जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर क्लोरिनेशन किया जा सकता है हाउस होल्ड लेवल पे। इसके लिए यूजुअली गोलियां आती हैं जो सरकार 0.5 mg की गोली आती है, 20 लीटर पानी के लिए काफी होती है। तो जरूरत है कि व्यक्तिगत लोग स्तर पर हम जाने और सरकार जागरूकता लाए कि उस तरह की क्लोरीन टैबलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर जो क्लीन पानी देखने में क्लीन लग रहा है लेकिन कंटेमिनेशन हो सकता है जिसमें बैक्टीरिया और वायरसेज हो सकते हैं, तो उसमें पानी की यूजुअली क्लोरीन की एक टैबलेट 20 लीटर पानी में डाली जाने के लिए होती है और उसके बाद उसे 30 मिनट तक इंतजार करना होता है। उसके बाद वो पानी ड्रिंकेबल हो जाता है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा इस माध्यम से कि जो क्लोरिनेशन के माध्यम से पानी ठीक करने का अप्रोच है वो विजिबली कंटेमिनेटेड या डर्टी वाटर में काम नहीं करता है। वो एक्चुअली साफ दिखने वाला पानी जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है उससे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस समय हम आपको बता दें कि इस तरह के प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं। अब बीजेपी जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जहां पर जेपी नड्डा इस समय लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कार्य को और नीतियों को और स्कीम्स को और उसके टूल्स को वो कैसे बढ़े और कैसे हम गुड गवर्नेंस दे सकें, इसके बहुत ही सफल प्रयास हुए हैं। और यह एक सतत प्रक्रिया है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ गुड गवर्नेंस का जिसे हम कहते हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट और अच्छा कैसे हो सकता है, और उसके लिए बेटरमेंट के लिए जो इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है, उसके प्रति एनडीए की गवर्नमेंट हमेशा सजग रही है। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 28 लाख करोड़ रुपए have been directly transferred to the beneficiaries right into their accounts, and still we are trying to see to it. We have been able to block check the leakage of
4 to 5 लाख करोड़ जो लीकेज का स्कोप था। उसी तरीके से अगर हम देखें, डिजिटल टूल्स का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नेंस में बढ़ा है, जिसके कारण एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब हम एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल कहते हैं तो वह भी 9 साल के अंदर फोकस्ड हुई है, और वो एक तरीके से तयशुदा तरीके से सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए की गई है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इन सब के प्रति स्कीम्स को फोकस किया गया है, और फोकस करने के कारण इनके एम्पावरमेंट में हम लोगों को बहुत ही सफलता मिली है। और इसके कारण भी एनडीए और एनडीए के घटक दलों में एक उत्साह, एक वातावरण देखने को मिलता है, और तीव्र गति से आगे चलने की आकांक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और जीरो टॉलरेंस की दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि सतत गवर्नमेंट के अंदर भी टूल्स का उपयोग करना, थर्ड पार्टी सपोर्ट लेना, और कोई भी किसी भी तरीके का करप्शन बर्दाश्त न होना, इस बात को भी हम आगे लेकर के चले। एक मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले 9 सालों में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, यह हम सब लोगों को देखने को मिली है, जिसको देश ने भी सराहा है, और एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बना है। एक साधारण भारतीय भी गौरवान्वित महसूस करता है जब वो देखता है, बेचारा पढ़ा लिखा भी कम है, तब भी वो जानता है कि मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में एक मिसाल पेश की है, जहां बड़े बड़े डेवलप्ड देश अपने आप को अनडिसाइसिवनेस के कारण, अनिर्णयता की स्थिति के कारण वह सफल नहीं हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में मिसाल दी है। और मिसाल सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने लॉकडाउन लगाया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान देश को तैयार किया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने वैक्सीन बना ली 9 महीने के अंदर, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि वैक्सीन बना करके इसके साथ साथ 220 करोड़ डोज, डबल डोज विद बूस्टर दे करके देश को निजात दिलाया। और सब जगह पर कोविड की लड़ाई इन गवर्नमेंट्स ने लड़ी, यहां मोदी जी ने कोविड की लड़ाई समाज के साथ और देश के साथ लड़ी, और देश ने लड़ा उसको, उसका नेतृत्व मोदी जी ने किया, लेकिन उन्होंने देश को साथ अपने लेकर के चले। तो यह पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसका भी एक इसमें हम लोगों को मिसाल देखने को मिलती है। अभी आर्थिक जगत की बात हो रही है, तो आर्थिक जगत की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब दुनिया की आर्थिक स्थिति एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है, जब दुनिया में भी यूक्रेन वॉर के सप्लाई चेन का असर पड़ रहा है, जब दुनिया में भी कोविड मैनेजमेंट के कारण तकलीफें आई हैं, वहाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि इंडिया की इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी एंड इट इज द ब्राइट फ्यूचर। मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं कि यह एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ये की ड्राइवर है फॉर एशिया एंड फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। हमारी गरीबी आज 22% से घट करके 10% से कम हो गई है अकॉर्डिंग टू IMF। हमारी अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। तो इसलिए एक एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है, ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहाँ तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है, और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है, और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है, और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है,
और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है। और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है, और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। तो ये कल हमारी एनडीए की मीटिंग के एक तरीके का विचार है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मित्रों, बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, मैं सवाल पूछना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों को ले पाने की। विकास भदौरिया। देखिए, कल की बैठक में कौन लोग शामिल होंगे ये आपको कल पता, तस्वीर सामने हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, हमने पहले भी कहा, एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। हमने किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। हमें छोड़ के जाने वालों के बावजूद भी हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दोस्ताना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉडर पिक्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, फॉर दैट लार्जर कॉज। नाउ दे हैव टू डिसाइड फॉर दैट लार्जर कॉज वो कब आना चाहते हैं। समय समय पर रीथिंकिंग शुरू होती है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में है। फिलहाल नहीं, हम कभी न्योता देते नहीं है। हम एजेंडा बताते हैं, इसके साथ खड़े होना चाहते हो, होइए। हमने भेजा ही नहीं तो हम न्योता क्या दें। तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं, हमारे अच्छे वातावरण है, अच्छा उनके साथ बर्ताव है, और जिस दिन वो आएंगे उस दिन हम आपको सूचित कर देंगे। उसके पहले तो हम आपको भी सूचित नहीं कर सकते। रविंदर जी। देखिए ना, ये उनका विषय है कि किसको वो नेता बनाते हैं। अभी तक तो हमको दिखता है कि न नेता है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न फैसला लेने की ताकत है। जब हो जाएगा तब बात करेंगे। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। और दूसरी बात, हम कभी भी किसी दूसरे की कमजोरी पर चुनाव नहीं लड़ते। मैंने कई बार बताया रविंदर जी, हम अगर तकलीफ में आते हैं तो हम अपनी कमजोरी को ढूंढते हैं, और हम जब जीतने का प्रयास करते हैं, और जब हम जीतने का प्रयास करते ही हैं, वो हम अपनी ताकत पर करते हैं। यतेंद्र जी। सर, जब पहली मीटिंग पटना में यूपीए विपक्षी दलों की हुई थी, तो उसमें एक तरह से आम आदमी पार्टी ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कांग्रेस नहीं मानती तो वो मीटिंग में शामिल होगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार दबाव में आ गई है, और धमकी जो केजरीवाल ने दी उसके प्रेशर में कि कांग्रेस ने कहा कि वो अध्यादेश पर उनका समर्थन करेंगे? ऐसा है, मैंने पहले कहा कि गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते ही करने पड़ते हैं। दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशंस। मूल बात क्या है कि 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले पर पर्दा, आधे लोग न्यायालय से बेल पर, और पहली सरकार भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही समर्थन से बनाई थी। तो कौन सी नई बात है?
ये तो कॉम्प्रोमाइज सिर्फ इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक करने वाले हैं। देवेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि क्योंकि उनके गठबंधन की बैठक हो रही थी, इसलिए आप लोग कर रहे हैं और एजेंसीज का दुरुपयोग करके जो आपसे विपरीत विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनके साथ आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी की एक दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी का पढ़ाई लिखाई से लेना देना बहुत कम है, दूर दूर का रिश्ता नहीं है, कुछ जानते नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि इस साल एनडीए 25 साल पूरे कर रहा है अपनी, 25 इयर्स। जब मुझ जैसे लोग कहीं एमएलए हुआ करते थे, आज 25 साल पूरे हो गए। अटल जी ने अपनी पूरा कार्यकाल एज प्राइम मिनिस्टर देश को दृष्टि दी, मोदी जी अपने 2 टर्म्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये कुछ पढ़ते नहीं, देखते नहीं, जानते नहीं, फिर इस तरह की बातचीत करते हैं। कुमार, देखिए, उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न देवेंद्र जी उठाया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि गलत केस हुआ है, और कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने इनको रियायत दे दी है, और कौन से ऐसा कोर्ट में कभी इन पर जब केस हुआ तो मैंने नहीं कहा कि जाओ जाकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटा के न्याय लो। जब आपकी बात ही न्याय संगत नहीं है तो विक्टिम कार्ड खेलना, बात को घुमाना, इधर से उधर की बात करना। नेशनल हेराल्ड का केस हमने किया है क्या? बेल पर है कि नहीं है? द सन एंड द मदर, इज इट नॉट अ फैक्ट? ये पढ़े लिखे लोग बार बार उनको उनके दिमाग में डालने की जरूरत है क्या? कौन से ऐसे लोग हैं जो जेल से बाहर आ सकते हैं और वो जेल के अंदर डाले हुए हैं? और कौन सा ऐसा हम लोगों ने काम किया है या ईडी ने किया है जिसके चलते ईडी से प्रश्न किया गया हो? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, दिस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी हैज गॉट ए राइट, दीज आर इंडिपेंडेंट एजेंसीज। जब तुम जीत जाते हो तो ईसीआई पर बोलते नहीं हो, जब हार जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक में मशीन पर चर्चा करने लगते हो, और आप बार बार हमसे प्रश्न खड़ा करते हो जैसे हम ही कटघरे में खड़े होने के लिए हैं। तो बीजेपी चीफ जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ ही ये भी उन्होंने बताया है कि जो महागठबंधन की बैठक हो रही है, विपक्षी महागठबंधन की, उसमें कोई नेतृत्व नहीं है, लेकिन हाँ जरूर जेपी नड्डा ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो एनडीए है वहां पर एक ताकत है और एकजुटता है और देश के लिए ये गठबंधन है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है, एक ब्रेक लेते हैं 5 की बात में। तो अब देखते हैं कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में जो बारिश हो रही है वो और कहां पहुंची है। राजस्थान के अजमेर में भी तेज बारिश हुई है और इसके बाद कई इलाकों में पानी भरा है। ये देखिए अजमेर की तस्वीर, अजमेर के कई इलाकों में करीब 3 फुट पानी भर गया है। अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम इस समय ये दिख रहा है कि पूरी तरह से नाकाम है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर जाता है। निचले इलाके जो भी हैं वहाँ पर पानी के भराव के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी है। ये सड़कों में नज़र आ रहा है कि काफ़ी पानी है और यहाँ भी वही समस्या है कि पानी की निकासी नहीं हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इतने पानी को नहीं झेल पा रहा। तो 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।